अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज पे बात कर रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत अहम गुफ्तगू, अब पूरी जरूर सुनिएगा। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के हवाले से, पासपोर्ट और वीजे, ट्राइब्यूनल में क्या कुछ हो रहा है, वो बड़ी तफसीली बात, और इस तरह भी बात गुफ्तगू नहीं हो सकी है, उसके लिए मैंने तकलीफ दी है डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को, वो गुफ्तगू करेंगे। पहले चलते हैं, आपको पता है इसहाक डार की नाअहलियत के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैंने रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को लिख दिया हुआ है, और अब 19 करोड़ के करीब रकम है, कुछ 4-4.5 करोड़ करीब अपना इसहाक डार के अगेंस्ट बनती। MDPTV का केस है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, और वो रकम भी चल रही होगी जिसमें हिस्सा है 20% इसहाक डार का, अताउल्ला कासमी का, परवेज़ रशीद का, और ये सारे पैसे जो है ये कौम का लूटा हुआ पैसा, ये रिकवरी है। डेवलपमेंट आपको ये बतानी है कि उसकी जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स एमडी जो PTV हैं, अताउल्ला कासमी और परवेज़ रशीद और इसहाक डार से रिकवरी के लिए हुक्म दे दिया, और 3 महीने का टाइम दिया। फवाद हसन फवाद भी इसके अंदर शामिल हैं, और ये दिसंबर 23, 2015 को अपॉइंट हुए थे अताउल्ला कासमी, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनकी अपॉइंटमेंट वाले मैटर को टेकअप किया, और जितना जुल्म किया आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता क्या क्या दवाइयाँ ख़रीदते रहे, क्या क्या दवाइयाँ वो लेकर, और किस तरह उन्होंने इस पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये जो सीजनल माफिया और गॉड फादर इसी तरह लोगों को पालते हैं। पैसा आप और मेरे टैक्सों का है, लूट मार इन्होंने बचाई हुई है। तो अब दोबारा इसके बाद एक आध दिन में मैं दोबारा जो है ना इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिकवरी का कह दिया है, जजमेंट फाइनल हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट वो कर चुके हैं, और इसहाक डार 62 डिफ़ॉल्टर के कॉन्टेक्स्ट में, 63 के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर गवर्नमेंट यूज़ के डिफ़ॉल्टर हों तो वो आप नहीं रह सकते। रेफरेंस भेजा था मैंने चेयरमैन सेनेट के पास, उस पर कुछ नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो मामला है वो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने ले जा चुका हूँ। बैकग्राउंड पे ये खबर भी चल रही होगी। अब चलते हैं अगले अहम इशू की तरफ। बस स्पीडी कर रहा हूँ चूँकि अगले इशू पे ज़्यादा बात कर रही है। ये बड़ा अहम फैसला है जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कि वालिदैन को घर से निकालने पर 1 साल कैद होगी। ये ऑर्डिनेंस है, ये बुनियादी तौर पर याद रखिएगा। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक अच्छा ऑर्डिनेंस दिया था। उस ऑर्डिनेंस को सामने रखते हुए ये आपके सामने है। उस ऑर्डिनेंस का नाम भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस ऑर्डिनेंस मैंने खोल लिया, बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। इस ऑर्डिनेंस का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021। केस ये है कि सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के कानून पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि वालिदैन को कैद से निकालना होगा। अगर घर से अगर आप निकालेंगे, घर से निकालेंगे तो बच्चे को 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। अली इकराम है तहरीरी फैसला जारी किया है कि बच्चा अगर किराए के घर में हो या घर का मालिक हो, वालिदैन से घर को निकालना ये जुर्म कहलाएगा। बहुत ज़बरदस्त एक फैसला है, ऑर्डिनेंस अच्छा है, इसको एक्ट की शक्ल और बाकी लेकर चलना चाहिए। देखते हैं क्या कहते हैं जी। और अगर वालिदैन बच्चों को अपने घर से कभी भी निकाल सकते हैं। वालिदैन के निकालने पर बच्चा 7 दिन में घर खाली करे, वरना 1 माह की सज़ा हो सकती है। अली कराम उसके वालिद मियाँ मोहम्मद अकरम ने घर से बेदखली का इल्ज़ाम लगाया। वालिद ने बेटे अली कराम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई की दरख्वास्त दी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने वालिद को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का, यह सिविल कोर्ट के हवाले से बात हुई है। डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ एपीलेट कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई के लिए केस वापस रिमांड कर दिया। एपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अली कराम ने लाहौर हाईकोर्ट में ये अपील प्रोवाइड है। इस कानून के तहत ये कोई तकरीबन 9 सफ़ों का फैसला है, वो बैकग्राउंड पर ये सारा चल रहेगा, और डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर भी और एपीलेट कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया है। और वालिदैन को अब घर से बेदखल कर नहीं सकते, चाहे अपने घर में रह रहे हो चाहे किराए के घर में। चलें अब चलते हैं, बैकग्राउंड पे ये फैसला भी चल रहा होगा। डॉक्टर शाहिद कुरैशी की तरफ बहुत मज़ा आएगा आपको गुफ्तगू सुन के, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वीज़ा वाला जो मामला, नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं, और उनको डिपोर्ट बड़ा मसला नहीं है, आर्जी पासपोर्ट देना है। शेख रशीद साहब ने कह दिया उनको टिकट भी और वीज़ा और ये सारी चीज़ें जो है ना उनको फराहम कर दी जाएंगी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पासपोर्ट भी उनका मिल जाएगा। अब आने की तैयारी करें। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी को पिछले प्रोग्राम में आपको पता है एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया था, और उन्होंने कहा नहीं इस पे एक पूरा प्रोग्राम बनता है। बात उन्होंने सही कही है। अच्छा, वो ज्यादा वक्त नहीं हम जाया करते, आपके सामने फॉर इंस्टेंस मोहम्मद अज़हर सिद्दीक के पास भी इंग्लैंड का वीजा है, कोई
मल्टीपल एंट्रीज के हवाले से लगा हुआ है 5 साल के लिए। मैं चक्कर भी लगाया हूँ। पहले तो ये आसान लफ्जों में समझाइएगा कि ये जो वीजा लगवाया जाता है, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, और क्या मैं 5 साल का वीजा लगाया तो मैं 5 साल तक ही आके यहाँ ठहर सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो वीज़ा होता है ना, वो आपके की एक ट्रैवल फैसिलिटी होती है। वो आपका राइट ऑफ एंट्री नहीं होता। आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको एयरपोर्ट पे एंट्री क्लीयरेंस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर सकता है कि आप नहीं आ सकते। तो वो एक आपको आने की फैसिलिटी दी गई है। बहुत सारे मुल्क जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। उसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग वीज़ा दे वहाँ उस मुल्क में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे टर्की है। हम टर्की जाएँ या यूरोप फ्रांस जाएँ, तो हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही एंट्री होती है हमारी। अब चूँकि ये मियाँ साहब नवाज़ शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में हो रही बात, तो उसको वहीं स्पेसिफ़िक रखते हैं। मैं नवाज़ शरीफ साहब के पास जो मेरा नॉलेज है, उनके पास जो वीज़ा है, वो विज़िट वीज़ा है। जब वो बरतानिया आए थे आज से 2 साल पहले, तो उनके पास मेडिकल वीज़ा नहीं था। ये जी, गलत जी। बात है कि उनके पास वो मेडिकल वीज़ा है। झूठ बोलते हैं वो सहाफ़ी, शर्म आनी चाहिए उन सहाफ़ियों को जो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के पास मेडिकल वीज़ा था। क्योंकि मेडिकल वीज़े की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसमें स्पेसिफ़ाइड होता है कि इस बंदे को ये बीमारी है, ये बंदा ये इलाज करवाने के लिए फलाँ हॉस्पिटल में होगा, फलाँ कंसल्टेंट होगा, ये उसकी फ़ीस है। क्योंकि हर बड़े हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पे लोग अपने इलाज कराने के लिए पैसे देते हैं और वो वहाँ पे फ़ीस जमा कराते हैं। जैसे क्रॉमवेल हॉस्पिटल है, या और बहुत सारे यहाँ पे बरतानिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपना इलाज कराने की दरख़्वास्त दी, वो पाकिस्तान में तो दी थी कि मेरी प्लेटलेट्स गिर रही हैं और इस बीमारी का सिर्फ़ उधर ही इलाज हो सकता है, और उन्होंने वो इलाज 1 दिन भी नहीं करवाया यहाँ, जिसके लिए वो आए थे यहाँ। उनको वो उनकी जो बीमारी उन्होंने लिखी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो बताया, वो प्लेटलेट्स गिरना, ब्लड डिसऑर्डर बताया कि मेरा जो प्लेटलेट्स हैं वो गिर रही हैं, इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर। आम तौर पे जो जिन लोगों को ब्लड कैंसर होता है, उनकी प्लेटलेट्स बार-बार उनको लगती हैं ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ये बता जी, मियाँ साहब आज की अपॉइंटमेंट थी उनकी, वो फलाँ हॉस्पिटल में गए। अब भई बात वो तो सारे पाकिस्तान में भी डॉक्टर मौजूद हैं, अपॉइंटमेंट्स के लिए आना-जाना से कुछ नहीं। लेकिन उनका जो मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने जो जिन मीडिया ग्रुप्स के साथ उनका उठना-बैठना है, वो सारे उनकी मर्ज़ी की बातें बताते रहे। लेकिन वो सारी बातें झूठ थी। मियाँ साहब के पास जो वीज़ा है वो मल्टीपल वीज़ा होगा, और वो विज़िट वीज़े के तौर पे यहाँ पे वो आए, यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अगर उनकी मेडिकल पे इमरजेंसी पे वो आते, तो उनके लिए एम्बुलेंस एयरपोर्ट से, जहाज़ से एम्बुलेंस उनको लेके जाती सीधी हॉस्पिटल। वो तो गई नहीं, वो सीधे अपने घर आए एवन फ़ील्ड में, उसी फ्लैट में जिसका उनको रसीदें दिखाने के लिए कहते हैं बार-बार। अब आते हैं अगला सवाल कि वो कितने दिन रह सकता है। अब चूँकि जब मियाँ साहब यहाँ आए, तो उसके बाद उनके उनके पास कोई अपॉइंटमेंट थी किसी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट की, और वो जिन प्राइवेट कंसल्टेंट से वो अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे, वो उनका एक प्राइवेट इश्यू था, उसकी कोई उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी किसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इनका अपना काम था, क्योंकि ये ही इज़ अ क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल। इनकी बेल कंडीशन में ये शामिल था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे इलाज में क्या-क्या प्रोग्रेस, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये गवर्नमेंट हाई कमीशन को के नुमाइंदे को बताएँगे कि आज मैं फलाँ डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट। अब जब ये हो रहा था, तो इनका जो आप 90 डेज़ का जो स्टे है, वो ओवरलैप कर गया। ये उस दौरान में फ़र्ज़ करें, मैं एक अस्यूम कर रहा हूँ, ये किसी प्राइवेट जेट में बैठ के आयरलैंड चले गए, सदर्न हुँ, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हुँ। से। वहाँ से वापस आ गए, ये दोबारा इन्होंने एंट्री करा ली। तो उनका जो रिक्वायरमेंट थी एग्ज़िट और एंट्री की, वो पूरी हो गई। लेकिन सही। उसके बाद कोरोना हो गया, तो कोरोना के अंदर ये एग्ज़िट एंट्री की इनको एग्ज़ेम्पशन मिल गई। अब हुआ क्या कि इस दौरान में इनकी जो बेल कंडीशन थी, ये तो 8 हफ्तों के लिए आए थे ना, तो बिल्कुल 8 सही। हफ्तों की
बेल की अच्छा, यहाँ 8 ठहरिएगा, यहाँ 1 मिनट ठहरिएगा। मैं चूंकि अच्छा किया आपने बात छेड़ दी ताकि नाजरीन के लिए सामने आ जाए। यहाँ एक बात है नाजरीन, आपको क्लियर करता चलूं कि बुनियादी तौर पर इनके खिलाफ 2 केसेस थे। एक एवनफील्ड था, एक अपना अल अजीजिया के हवाले से था, और फ्लैगशिप तीसरा था। एवनफील्ड में आपको पता है 10 साल सजा हुई, जुर्माना हुआ। अल अजीजिया में 7 साल सजा हुई और सारी बड़ी क्लैरिटी के साथ बात आई। एक में उनकी सस्पेंशन हो गई थी एवनफील्ड के अंदर। अल अजीजिया में मेडिकल ग्राउंड का ड्रामा बनाया, आप अपना 8 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी उनको, हाई कोर्ट ने मनसूख कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपना कोई इलाज नहीं किया, जमानत मनसूख होगी। फिर इन्होंने दोबारा ग्राउंड के लिए कहा तो इनको तकरीबन अदालत ने इजाजत दे दी अपना मेडिकल करवाने के लिए। इन्होंने वहां की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि इनका नाम ईसीएल में लगाया। जब ईसीएल में नाम निकालना तो हुकूमत ने बड़ी कड़ी शरायत लगाई कि ये दे के जहाँ पता था नहीं जाना। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ ने यहाँ पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। फिर आपको पता है वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर के ऊपर उन्हें इजाजत मिल गई मुल्क से बाहर जाने की, और वो मिली थी सिर्फ 4 हफ्ते के लिए। हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 और 4 हफ्ते की, नवंबर 2019 की बात हो रही है, आज 2021 में आ गए। तो बैकग्राउंड पे मैं ये फैसले भी चला रहा हूँ और हाईकोर्ट और शहबाज शरीफ का एफिडेविट भी मैं चला रहा हूँ कि जो इन्होंने दिया, और नवाज शरीफ ने भी जो गारंटी दिलवाई। लेकिन वो बातें बड़ी हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट लाने का कहा गया, वो पीरियोडिक रिपोर्ट आज तक रिकॉर्ड के ऊपर आ नहीं सकी। और केस लगाने का कहा गया था गालिबन जनवरी या फरवरी के अंदर, वो जनवरी 2020 से लेकर आज 2 साल हो गए हैं केस लगानी है। जी डॉक्टर साहब, सॉरी जरा ये जरूरी था नाज़रीन तक बताना। देखें, और इसी बात पे जो मरियम नवाज की जो जमानत हुई थी वो इस कंडीशन पे हुई थी कि मेरा बाप बीमार है और मैंने अपने बाप की लुक आफ्टर करना है। अब वो तो वहां पे है ही नहीं है, लेकिन नैब और पाकिस्तान की अदालतें जो है वो कुछ नहीं पूछती कि भाई जो तुम्हारी बेल कंडीशन थी वो तो पूरी नहीं हो रही, तुम्हारा बाप है ही नहीं यहाँ पे, तो तुम्हें यू शुड गो बैक टू द जेल, उसको अपनी प्रेजेंट सेंटेंस तो पूरी वो करनी। औरत होने का फायदा मिला ना जी, औरत होने का थोड़ा सा एडवांटेज ये भी मिल गया। तो फिर पाकिस्तान में औरतों की जेलें नहीं है, पाकिस्तान में औरतें जेलों में नहीं रहती। ये तो बड़ी जेन्युइन बात आप आपने की। अपनी औरतों को, अमीर लोगों की और सियासतदानों की जो औरतें हैं वो खुसूसी औरतें हैं, और बाकी जो लोग हैं उनकी औरतें वो वाली औरतें नहीं है। कमाल हो गई आपकी बात। तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। अब जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नवाज अब शरीफ आप साहब ने मैं सवाल जोड़ लूं साथ ही कि जी नवाज शरीफ साहब का यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, पासपोर्ट मनसूख हो गया। अब ये यहाँ पर इन्होंने कोई गालबन फर्स्ट रिफ्यूजल के अगेंस्ट फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में कोई अपील दायर किया, ये क्या स्टेटस है, ये क्या तरीका कार, जरा ये समझाइएगा। देखिए, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट कैंसिल नहीं किया, ये गलत बात। सही, नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। हर सही, पासपोर्ट की एक डेट होती है, उसने उसके बाद एक्सपायर होना होता है। लेकिन सही। चूंकि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो ये इनके बहुत सारे चौगादरी फिलोसफर जो है वो झूठ बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी नेशनैलिटी कैंसिल कर। तो भाई, नेशनैलिटी का पासपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात पासपोर्ट सही कह। एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, वो एक्सपायर हो गया, आप उसको रिन्यू कराएं। पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ पे मौजूद है, जाएं वहां पे, उनसे कहिए जी इसको रिन्यू कर दें, वो रिन्यू कर देंगे आपको। लेकिन मियाँ साहब, और पाकिस्तान एम्बेसी हर रोज सैकड़ों लोगों के पासपोर्ट रिन्यू करती है, तो सही। नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू करने में उनको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ही इज अब्सकॉन्डर, वो ही इज वांटेड डेड और अलाइव। ये ये बात है सही। उनका। ठीक है जी। अब उनका पासपोर्ट हो गया एक्सपायर। अब जब पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो जो वीजा उनके, अभी मियाँ साहब दूसरा पासपोर्ट ले आए साथ में, तो जो उनका वीजा लगा हुआ 5 साल का वो चलता रहेगा साथ, दोनों पासपोर्ट के साथ वो उसका, जो तो बरतानिया ने जो उनको वीजा दिया, तो चूंकि इन्होंने ओवरस्टे हो गए यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब, अब उनको जितने अरसे के लिए वीजा दिया गया था यहाँ लंदन में रहने के लिए, वो स्टे के लिए, वो हो गया एक्सपायर। अब वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब ओवरस्टेयर है, ओवरस्टे हो गया उनका। अब जब वो उनका ओवरस्टे हुआ तो इन्होंने अप्लाई किया होम ऑफिस को कि मेरी जो ये ओवरस्टे की जो ब्रीच हुई है, वो ब्रीच नवाज शरीफ से हुई है, होम ऑफिस से हम्म। नहीं हुई। तो उसके लिए मुझे जो है ना वो
एग्जेम्पशन दी जाए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट अब मैं अगर जज के पास जाता हूँ तो जज मुझे कहता है कि भाई तेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो तू रिन्यू करवा उसको। तो अगर मैं उसको रिन्यू नहीं करवाता तो जज पूछता है ना कि भाई तू क्यों नहीं रिन्यू करवा रहा। पाकिस्तान एम्बेसी तो है मौजूद, यहाँ 5 इनकी काउंसुलेट्स हैं बड़े बड़े शहरों में, तो तू किसी भी शहर में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता है। तो इन्होंने जो हाइप क्रिएट की हुई है बरतानिया में इस वक्त कि मियाँ साहब आ रहे हैं जा रहे हैं फलां, भाई आपने बतानी है कि मियाँ साहब का विजिट वीजा था, मियाँ साहब ओवरस्टेड, अब उनके पास जो पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो उनको अगर पकड़ ले तो वो पाकिस्तान एम्बेसी से कहेगी कि इनको वन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करें सिंगल ट्रैवल के लिए, तो ये यहाँ से सीधे पाकिस्तान जाएंगे। जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो इनको सिंगल ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट दे अच्छा सकती है। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल जिसके पास ये अभी चल रही है उनकी ये दरखास्त, तो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल अगर उनकी दरखास्त रिजेक्ट कर देती है, वो नहीं मानती, तो उनके पास रह गई नहीं, सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल के पास होगी, फिर यहीं ठहरे देंगे वैसे वो कानूनी तौर पर। देखें, आपके पास राइट ऑफ अपील तो होता है। हम्म। राइट ऑफ अपील का मतलब आप ये नहीं होता कि आप जीत जाएंगे। हम्म। आप सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में जाके आप पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करेंगे सही कि है। जी पिछला फैसला जज ने दिया था उसमें ये चीजें गलत थी। लेकिन मियाँ साहब का देखें, आप वकील हैं, आप जो एक अच्छा वकील होता है वो अपने क्लाइंट को बताता है कि भाई तेरा केस है या नहीं है, बिल्कुल सही है। वेदर यू हैव ए केस और नॉट। तो जब इनका पासपोर्ट ही एक्सपायर हुआ है तो जो जो असल चीज जो शुरू हो रही है वो और जो वीजे की जो ओवरस्टे होना है, यानी वीजा कंडीशन की जो ब्रीच है वो तो नवाज शरीफ कर रहा है। तो सही वो है। उसने वीजा कंडीशन की जो ब्रीच की, तो वो जज उससे पूछेगा ना कि भाई ये तूने क्यों की है। तो वहां पे वो अगर कहेगा कि जी मैं देखे जी ये मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और मैं जा नहीं सकता तो फिलहाल, तो वहां पे आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब अगर नवाज शरीफ कहता है कि मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो अ, वो अगर मैं वहां पे लॉयर हूँ होम ऑफिस का, तो मैं ये कहूंगा कि जनाब ये जहाँ पे अब ये जो केस आपका डिस्कस हो रहा है, आप एक गलत फोरम पे आ गए हैं। आपको जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाहिए, सही। क्योंकि आपकी एज ए पॉलिटिकल विक्टिम, एज ए पर्सन, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, या जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसके लिए एक अलहदा से होम ऑफिस को दरखास्त दें। यहाँ पे आपकी वीजा ब्रीच की उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब पहले ही ब्रीच में आ चुके हैं, पहुंच चुके नंबर हैं। वन। नंबर टू, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है पाकिस्तान में। सही है। तो ये और इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। दोनों दोनों केसेस में, एवन फील्ड में भी या लजीजिया में भी। इनके घरों में जाके उन्होंने बोर्ड अखबारों में इश्तिहार भी दिलवा दिए हुए हैं। सही। अच्छा लिहाजा मैं अब आखिरी हिस्से की तरफ चलता हूँ। यानी इनका पासपोर्ट भी नहीं है इनके पास। जब ऐसा बंदा है जिसके पास पासपोर्ट ना हो, और जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता ये डिपोर्ट भी नहीं हो सकते, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद अपना यानी कतर में जो के ताल्लुक है वो अपना सैफुर रहमान की वजह से ये कोई ऐसी जगह पर जा सकते हैं इन हालात में। नवाज शरीफ कैन ओनली गो टू पाकिस्तान इज पाकिस्तान। ओके। ओनली वन प्लेस वेयर ही कैन गो एंड दैट इज पाकिस्तान। और वही क्योंकि पासपोर्ट। इस वक्त गवर्नमेंट अगर बरतानवी हुकूमत इनको कतर या अफगानिस्तान या सऊदी अरेबिया या कहीं भेजती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, क्योंकि क्योंकि अ, क्योंकि ही कैन नॉट बी डिपोर्टेड टू ए थर्ड कंट्री। वरना तो केस बड़े खुल जाएंगे ना, फिर तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा।
ही कैन बी, नहीं ऐसा हुआ है कि यहाँ के होम ऑफिस ने एक पाकिस्तानी सिटीजन को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया था, उस पे केस हुआ, उसको फिर वापस लाना पड़ा बंदे को यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, आप अभी बात कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त बात चल रही थी कि आप किसी तीसरे मुल्क जा नहीं सकते हैं, और आपने बड़ा लॉजिकल जवाब दिए हैं। नहीं नहीं, ये एक लीगल पोजीशन है कि सबसे पहले जब आप इमिग्रेशन जब किसी को पकड़ती है तो वो उस बंदे की नेशनैलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं कि इस बंदे की क्या नेशनैलिटी है। तो नवाज शरीफ साहब की जो नेशनैलिटी है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास एक पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो अगर इनको डिपोर्ट करना पड़ा नवाज शरीफ साहब को, तो वो डिपोर्टेशन जो ऑर्डर है, जिसको आप डिपोर्टेशन कहते हैं, उसको कहते हैं, उस डिपोर्टेशन से पहले रिमूवल डायरेक्शन होती है, उसको ओके। कहते हैं रिमूवल डायरेक्शन। जब रिमूवल डायरेक्शन इश्यू होगी तो उस रिमूवल डायरेक्शन में आपने वो जो कागज होता है ना, वो आप देते हैं पायलट को जाके जहाज के, कि तेरे जहाज में ये बंदा बैठा है, ये पायलट ये है, तो ये तूने वहां जाके उनकी उस मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं उनको आपने ये देना है। सही है, सही है। उस बंदे को वो बिठा देते हैं वहां पे, अगर हैंडकफ किया हो तो हैंडकफ है, नहीं किया हो तो वैसे उसको जहाज में बिठा देते हैं। तो फिर वो बंदा जब उस जगह पे उतरता है तो वो उसकी रिमूवल डायरेक्शन जो होती है वो वहाँ की जो इमिग्रेशन होती है, यानी पाकिस्तान की इमिग्रेशन के हवाले करते हैं, और उसके बाद वो बंदा को वसूल करते हैं, पाकिस्तान यानी कि वसूल करेगा उसको, और उसके बाद वो उनका अपना जो एक लोकल प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। अब अगर उस रिमूवल डायरेक्शन को कोई रुकवाना चाहता है, मियाँ साहब के पास क्या ऑप्शंस है, मैं ये आपको बता देता हूँ कि इन्होंने, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब पाकिस्तान अगले 200 साल तक नहीं जाएंगे, ये तो मैं आपको अच्छा। बता, ओहो, ठीक बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ठीक है जी। मियाँ साहब चूंकि मियाँ साहब के पास जो ऑप्शंस है वो बड़ी सॉलिड ऑप्शंस है, और हो सकता है वो उसको अवेल कर रहे हों ऑलरेडी। मियाँ साहब जो है चूंकि ओवर 65 और एल्डरली आदमी है, ओवर 70 के करीब इनकी एज हो गई है, और इनके बच्चे जो है वो यहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी। तो इनके बच्चे मियाँ साहब को एज ए डिपेंडेंट जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, और होम ऑफिस हर रोज सैकड़ों बूढ़े वालदैन को एज ए डिपेंडेंट जो है वो वीजे इशू करते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने इस कैटेगरी के अंदर नवाज शरीफ साहब का एक वीजा इशू, वीजे के लिए चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस के तहत उन्होंने दरखास्त ऑलरेडी दी हुई हो। तो अगर अच्छा, वो दरखास्त, मुझे एक बात बताइएगा, अभी आप बच्चों के बीच में बात चल रही थी तो बात कट गई थी। अभी आपने बताया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी को अफगानिस्तान में भेजा, तो फिर उसका उस केस का हुआ गया था यहाँ लंदन में? का ये हुआ कि उसके उस केस में जो है वो कोर्ट में वो केस गया, और फिर उस बंदे को वापस बुलाया गया अच्छा। पाकिस्तान, वहाँ अफगानिस्तान से दोबारा आया वापस बरतानिया, और फिर यहाँ पे उसका कोई केस, उसकी एप्लीकेशन वगैरह चलती रही इस तरह। यहाँ पे इमिग्रेशन मैटर्स में जज के पास ऐसे इख्तियारात भी हैं कि जज जो है वो एक बंदा जहाज में बैठा हो तो वो उसको उतरवा सकता है। हमारे अच्छा। बरतानिया में जो जज हैं वो, हमारी अदालतें 24 घंटे खुली रहती हैं, हर रोज रात को 24 आवर जज मौजूद होते हैं, 2 ड्यूटी जज हाई कोर्ट के मौजूद होते हैं यहाँ पे। तो अगर सही। कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो जज जो है वो टेलीफोन पे भी बेल ले सकता है, और वो टेलीफोन पे ऑर्डर भी दे सकता है सही। इमिग्रेशन को, या कोई इस तरह का मामला अगर हो रहा हो, और फिर अगले दिन उसको जो नॉर्मल जज होता है वो उसको फॉलो अप भी कर सकता है। तो और एक बात और है कि अगर नवाज शरीफ साहब का एक और ऑप्शन है, मैं मतलब सही है एक्सपीरियंस, ना, जरा कि गुफ्तगू हो जाए ना। अगर 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 कोई बंदा ये कह दे, ये साबित हो जाए कि ये एक बंदा दिमागी मरीज है, पेशेंट है, ओ, मेंटल हेल्थ पेशेंट है, तो पायलट जो है वो उस बंदे को रिफ्यूज कर सकता है अपने जहाज में अपने साथ ले जाने से। अच्छा, तो अगर इसका मतलब है अगर हम इंतजार करें, किसी पागल खाने के सर्टिफिकेट का इंतजार करना चाहिए, इसका मतलब है। ये कोई डॉक्टर लिख के दे दे, क्योंकि ये तो लिखवा लेते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है कि जी ये बंदा जो है इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो जो यहाँ के बहुत पायलटों ने, एयरलाइंस के पायलट ने रिफ्यूज किया है सही है। लोगों को अपनी फ्लाइट में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये जहाज लॉन्ग फ्लाइट के अंदर 7-8 घंटे की फ्लाइट है, ये अगर इसका दिमाग इसने फ्लिप कर लिया तो हम क्या करेंगे वहाँ।
तो बिल्कुल इस सही। वजह से अगर कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट हो तो वो उसको पायलट एयरलाइन रिफ्यूज कर सकती है। तो फिर उन लोगों के लिए जो है यहाँ की इमिग्रेशन ने स्पेशल फ्लाइटें भी चलाई है। अपने-अपने जहाज उन्होंने भर-भर के लोगों के भेजे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नाज़रीन, आपके लिए बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ 200 साल भी जो है ना, और वो बताइए डील शील, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए, अपने वोटर बैंक को जिंदा रखने के लिए किया है। लेकिन आज आपने कानूनी बातें सारी सुनी है। हालांकि डॉक्टर शाहिद कुरैशी वकील लॉ किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। लेकिन जो बातें आपको ये कही है, ये आप वकील से नहीं सुनेंगे। आपने बहुत जबरदस्त बात, समा बड़ा जबरदस्त किया है। तो ये यानी यहाँ से ये निकल नहीं सकते हैं। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, बस यही कोशिश कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, करें ताकि प्रोग्राम खत्म करें। आपने सम अप कर दिया बेसिकली काफ़ी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इजाजत दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई स्पेशल टॉपिक पे अगर डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से आप बात करना चाहें, जरूर बताइएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे उस पे, उस टॉपिक पे बात हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।